ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रहम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, एक बहुत बड़े प्रकरण की समाप्ति के बाद अर्थात हलंत पुल्लिंग प्रकरण की समाप्ति के बाद हम आज पढ़ने जा रहे हैं हलंत स्त्रीलिंग प्रकरण को। हलंत पुल्लिंग के माध्यम से हमने करोड़ों अरबों रूपों को चलाना सीख लिया है। हलंत के लगभग वैसी ही प्रक्रिया यहाँ होनी है, इसलिए आप यहाँ देख रहे हो यहाँ के प्रकरण में कोई बहुत ज्यादा सूत्र भी नहीं है, चार पांच छह सूत्र होंगे मुश्किल से। और प्रायः जो प्रक्रिया है वो पूर्ववत होगी, अर्थात हलंत पुल्लिंगवत होगी। इस तरीके से यहाँ पर ये रूप आपके चलेंगे। आप देखिएगा, एक बार आप प्रक्रिया को समझ चुके हो, मतलब आपने जब हलंत शब्दों को पढ़ा था तब आपने समझ लिया कि हलंतों में किस प्रकार से जस्त्व चरत्व कुत्व होता है, इसको समझ लिया था। और आपने जब अजंत पुल्लिंग प्रकरण स्टार्ट किया था तो उसमें ये समझ लिया था कि क्या क्या वो विभक्तियां होती हैं, सूज समूढ़ इत्यादि, और वहां किस विभक्ति का क्या है और किसके स्थान पर क्या होता है, ये सब चीज समझ लिया था आपने। इतनी चीज आप सब जब आप समझ लेते हो तो ऐसे प्रकरण आपके लिए बहुत आसान बन जाते हैं। कुछ नहीं, इनको बस आपको बताना भर है, बस इंफॉर्मेशन देनी है कि ऐसे ऐसे शब्द हैं। तो इस प्रकरण के माध्यम से भी आप अरबों रूप बनाना सीख जाओगे। हालांकि हलंत स्त्रीलिंग में ये है तो बहुत कम से ही शब्द, लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने इतने ही दिए हैं, जैसे कि हकारांतों में दे दिया ये दो शब्द उपानह और उष्णीय। उसके बाद चले उसी क्रम से हय वरट वाले क्रम से, यकारांत है नहीं ना हलंत पुल्लिंग में ने दिए थे ना स्त्रीलिंग में दिए। तो वकारांतों में एक दिव दे दिया है इधर, ये दिव आप उधर भी चला आए हो, सुदिम नाम का एक शब्द पुल्लिंग में भी चला आए हो, ठीक है, ये भी जी। लगभग वैसा ही होगा। इन रेफांतों में आपने गिरपुर ये दो ज्यादा देख रहे हो, बाकी चतुर शब्द तो इधर भी है, ठीक है ना। जी। हाँ, उसके बाद मकारांतों में ये किम है इदम है, दकारांतों में त्यद तद एतद है। इसके बाद चकारांत पर आइए, इधर वाच शब्द है जो कि बहुत प्रसिद्ध है। इसके बाद पकारांतों में अप शब्द, ये भी यहाँ का प्रसिद्ध शब्द है। ये दिस शब्द और दृश्य शब्द ये शकारांतों में है। उसके बाद मूर्धन्य शकारांत आ जाइए। तो यहाँ पर जो लिस्टिंग की गई है वरदाचार्य जी के द्वारा, ये हय वर उस क्रम से है, ध्यान रख, जो कि माहेश्वर जी। सूत्रों का क्रम है। बीच में जिस प्रकार के शब्द नहीं मिले उन्होंने नहीं दिए। अब सकारांतों में ये त्रिलिंगी शब्द अदस यहाँ पर भी दिया हुआ है, ठीक है, इनको बस हमें समझना है। तो इनकी तरह और जो जो रूप बनते हैं उनको हम आपको इसमें बीच बीच में बताते रहेंगे। ये प्रकरण मुश्किल से 4 दिन का प्रकरण है जी, बस। और इसके माध्यम से ही आप जो है करोड़ों अरबों रूप बनाना सीख जाओगे कि वो कैसे बनते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि अमुक शब्द स्त्रीलिंग है, हलंतों में स्त्रीलिंग। क्यों? हलंतों में स्त्रीलिंग पहचानना थोड़ा दिक्कत भरा होता है। अजंतों में तो हम पहचान लेते हैं, जैसे रमा के आगे आ लग गया लता है, गौरी है और कुमारी, ये वहां तो समझ में आ जाता है क्योंकि वहां वैसा एक प्रत्यय लगाया जाता है। इधर हलंतों में ऐसी व्यवस्था नहीं है। ये जो शब्द हैं ये स्वभावतः ही स्त्रीलिंग है, इसके लिए कोई तदबोधक प्रत्यय नहीं लगाना है उसके द्योतना के लिए, ठीक है ना। जी। तो इसलिए यहाँ पर आपको बस एक ही चीज पहचानना कठिन होगा कि ये अमुक शब्द स्त्रीलिंग है या नहीं, ठीक है, क्योंकि जी। हलंतों में वो चीज नहीं, आपको ईकार नहीं बाद में दिखाई देगा, आपको आकार नहीं बाद में दिखाई देगा।
ये थोड़ा तो वो ज्ञान कैसे होगा, कोशादि के द्वारा वो आपको ज्ञान हो जाएगा, कोश, या फिर आप जब संस्कृत पढ़ते हैं तो वो भी पता चल जाएगा, ठीक है ना। जी हाँ हाँ। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही कुछ शब्द होंगे जिनसे आप इसमें जिनका परिचय प्रदान करोगे। तो आइए सबसे पहले उपानय शब्द को ही लेते हैं, ठीक है। तो क्या क्या प्रक्रिया होनी है भैया, सब प्रक्रिया पूर्वतः बिल्कुल नहीं घबराना। मैंने कहा आप व्याकरण अब पढ़ लिए हो, 70% व्याकरण आपको अब आ चुका है? अब तो बस यही है कि जो समझ लिए हो उसे थोड़ा कायदे से और इस तरीके से जाने रहो। चलिए, एक शब्द है आपका, जैसे हकारांतों में सबसे पहला एक शब्द है उपानह शब्द। उपानह का अर्थ होता है जूता, ठीक है। जी तो ये शब्द की कैसे सिद्धि होती है, क्या है, उसके लिए यहाँ पर लिखा है कि उपनह क्विप, अर्थात उप उपसर्ग पूर्वक नह धातु से क्विप प्रत्यय कर दिया जाता है। ये क्विप विप क्या प्रत्यय हैं, सब कृदंतों के प्रत्यय हैं। इनके विधायक सूत्र भी उसी प्रकरण में वहां दिए गए हैं, इनको हम वहां पर स्पेशली पढ़ लेंगे। यहाँ पर हम क्यों एक करके बता रहे हैं, क्योंकि यह एक सूत्र है जो कि क्विप प्रत्यय के परे रहते ही कुछ एक कार्य का विधान कर रहा है। वो सूत्र क्या है, आपका सूत्र है नहीं वृत्ति वृषि व्यधि रुचि शही तनीषु क्व, यह सूत्र है। क्व का मतलब होता है, यदि क्व अर्थात क्विप प्रत्यय परे हो तो क्विवंतेषु, ये शब्द यदि क्विवंत हैं, जैसे यदि नह, देख रहे हो ना, नह यदि क्विवंत है, वृत्ति, वृत्ति का मतलब यदि दूसरे नंबर पर वृत्त यदि क्विवंत है, वृष, मतलब ये जो जो इसमें सूत्र में गिराए गए जो शब्द हैं, यदि ये सभी क्विवंत हैं अर्थात क्विप प्रत्यय से निष्पन्न है, तो ये सूत्र क्या करता है, पूर्व पदस्य दीर्घ, पूर्व पद को दीर्घ करता है। पूर्व पद को दीर्घ का मतलब क्या है मित्रों, आप जानते हो समास हमेशा दो या दो से अधिक पदों में होता है। तो यहाँ पर उपनह, यहाँ पर भी समास हुआ है, और वो समास कैसे होता है, वो समास की प्रक्रिया समास में बताई जाएगी आपको, लेकिन यहाँ सिर्फ इतना बताया जा रहा है, समास में दो पद हो जाते हैं, एक पूर्व पद और एक हो जाता है उत्तर पद। यहाँ पर ये सूत्र पूर्व पद को दीर्घ करता है, ठीक है। क्या कहता है, जी पूर्व पदस्य दीर्घ। तो जैसे जी देखिए, उप पूर्व पद है, नह उत्तर पद है, ये स्थिति है ना, उप जी नह। पूर्व पद कौन है, उत्तर पद कौन ऊपर है, ये आपको स्पष्ट हो गया। ये सूत्र क्या करता है, पूर्व पद में स्थित जो अच होगा, जस्ट बात है ना, पूर्व पद में तो हालांकि दो अच है, वो भी है पा भी है, लेकिन नह से पूर्व पद में जस्ट वो अकार है, अकार, तो उसको दीर्घ कर देगा, दीर्घ कर देगा। इस सूत्र का काम है दीर्घ करना, दीर्घ ही करता है, तो उपानह बन जाएगा। हमने यहाँ पर थोड़े से कुछ और रूप भी लिख दिए हैं, हालांकि आपके यहाँ पर लघु सिद्धांत कौमुदी में तो वरदाचार्य जी ने इस सूत्र को नहीं वृत्ति वृषि व्यधि रुचि सहित अनिशु को, इस सूत्र को केवल उपानह के संदर्भ में ही दर्शा रखा है, लेकिन इसके अन्य भी कुछ उदाहरण बनते हैं। हमने ये व्याख्याओं के सहयोग से यहाँ पर उन्हें लिख दिया है थोड़ा, कि जैसे नह से उपानह ऐसा शब्द बनेगा, ये हकारांत है, ऐसे आप हकारांतों में पढ़ भी रहे हो यहाँ, ठीक है। जी ऐसे ही वृत, वृत से निवृत, मतलब यहाँ नी था या फिर समझिए निर था, तो वो निवृत हो गया, है ना। नी समझिए, नी उपसर्ग है ना एक, अधि जी अपियत उधर एक पढ़ा गया है, जी वो निवृत हो गया। इनके क्या क्या अर्थ हैं देख लेना भैया, अभी आप, वैसे हम आपको भी दिखाते भी, हमने उसका स्क्रीनशॉट भी ले रखा है, ठीक है। हाँ, और ये वृष, वृष का प्रावृष, यहाँ पर प्र था पूर्व में लगा हुआ है उपपद, जी तो उसको दीर्घ हो गया, तो देखो प्रावृत हो गया। क्या क्या कैसे कैसे दीर्घ करता है देखिए, देखते जाइए। व्यध का हृदयावित, रुच का नीरुच, सह का रीतिशा और तन का परितत, इस प्रकार के कुछ रूप भी इसके बनते हैं। लेकिन आप देख रहे हो इसमें निवृत्त तो तकारांत है, प्राविश शकारांत है, हृदयावित तकारांत है, नीरुच चकारांत है,
और रितीशा जरूर हकारांत है, और परितत ये तकारांत है। तो इनके जहां जहां ये हैं वहां पर तदनुसार इनके रूप समझ लेना। इसमें कुछ शब्द तो ऐसे हैं जो त्रिलिंगी शब्द हैं, कुछ ऐसे हैं कि स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं। इस प्रकार के शब्द बनते हैं। तो ये सूत्र क्या करता है, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं वृत्ति वृषि सूत्र करता है क्विबंतेषु पूर्व पदस्य दीर्घ। जो क्विबंत शब्द होते हैं उनके परे रहते पूर्व पद जो होता है, पूर्व पद में स्थित जो है उसको दीर्घ कर देता है। दीर्घ करने पर आपका उपनह, एक नह बंधने धातु है, नह बंधने है, ये डकार आदि है, ना कोणा हो जाता है, वो एक प्रक्रिया है सूत्र वाली। तो ये उपानह शब्द अब आपका बन के रेडी हो गया दीर्घ होने के बाद। अब दीर्घ होने के बाद जब उपानह बन गया, तब आपको सूत्र लगाना है नहोधा। पहले देखो हमने क्या किया, नीचे वाला सूत्र पहले लगाया, ऊपर वाला बाद में लगाया। हालांकि अब व्याख्याकारों का ये कहना है कि वरदराजाचार्य जी को ये सूत्र पहले देना चाहिए था, नई वृत्ति वृषि व्यधि रुचि सहित अनिशि। क्यों? क्योंकि ये सूत्र को दीर्घ करना है ना पहले, कुबंत के जी उधर उपानह जब ये बना लेगा तभी ना आगे नहोधा लगेगा, तब आगे कुछ प्रक्रिया होगी। जी तो वो ये ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा व्याख्याकारों हमने, और इसके और भी अन्य भी संस्करण देखे इस लघु सिद्धांत कौमुदी के, और हमने मध्य सिद्धांत कौमुदी तक के भी संस्करण देखे, जहां हमने सोचा वरदाचार्य जी ने शायद उधर लिखा हो, पर कहीं लिखा नहीं है। नहोधा को वो पहले दर्शाते हैं, नहीं व्रति को बाद में दर्शाते हैं, लेकिन नहीं व्रति वृषि सूत्र को पहले दर्शा लेना चाहिए, तो प्रक्रिया के लिए थोड़ा इजी हो जाता है, और कुछ नहीं। चाहे बात तो आगे पीछे कह दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक प्रक्रिया है, उसके माध्यम से हम जो चलते हैं। ठीक है, जी चलो आगे बढ़ते हैं। उपानह बन गया, ओढ़ा प्राप्त है जी, क्यों जी, ये तो प्राप्त ही रहेगा ना, जी क्योंकि इसका एक बाधक सूत्र है। हालांकि जो जो हकारांत होंगे ना उन सब जी जगह प्राप्त होगा। उपाना से क्या कर लेना है, सू के सू का सा भी आएगा, लेकिन इसका आप जो है हलियादी लोप कर लोप कर देना। लेना। इसको हम जी अब इसलिए नहीं लिखते हैं कि हलियादी लोप इसमें हो ही जाता है प्राय, यदि कोई बाधक नहीं होता। तो जो बहुत कॉमन चीजें होती हैं उनको हम नहीं लिखते हैं, ये समझ करके कि आप उन्हें समझ। ठीक है, आइए, जी पर भी हम इसी क्रम को रखेंगे कि जिसको आप जानते हो उसको नहीं ज्यादा कहेंगे, उस पर फोकस नहीं करेंगे, जो नहीं जानते उसको ज्यादा कहेंगे। ठीक है, हाँ, जी पुरानी बातों को बस उसी शर्त पर कह सकते हैं कि कदाचित आपको कहीं विस्मृति हो गई हो, इत्यादि इत्यादि कुछ भी, उसके लिए। आगे बढ़ते हैं। ओढ़ा प्राप्त था, तो स्थिति ये हो गई है कि उपानह उसको रोक देगा, आपका नहोधा सूत्र करता क्या है, ये भी एक संधि का सूत्र है। मित्रों आप ध्यान रखिए, जब मैंने आपको हल संधि का परिशिष्टम पढ़ाया था उसमें नहोधा में पढ़ा चुका था। जी इस करता क्या है कि नह, मतलब जो नह धातु यदि रहती है, नहो हस्य धस्या, न ह के हकार को धकार में बदल देता है। झली पदांतेच, शर्त वही है जो कि झली पदांतेच और सूत्रों की जो रहती है ओढ़ा वगैरह की है। जी तो यहाँ पदांत मान करके सर्वत्र क्या कर देना है, हकार को धकार कर दिया, धकार हो गई, धकार हो गया, स्थिति बन गई आपकी उपानध। ओके, जी जी उपानध ये स्थिति हो गई। इसके बाद आपको क्या करना है, वही पुरानी प्रक्रिया कि झलाम जी जस उनते जस्त, जस तो कर दिया, तो धा को जस क्या होगा, तो धा का है दंत। और जस जी आपको करना है, जस में आते हैं जब अगर दये, इसमें से दकार का द, तो धा जी को धा कर दिया, स्थिति बन जाएगी उपानद। उपानद। जी ठीक है, जी ऐसी स्थिति होने के बाद क्या करिए, अब सूत्र लगा दीजिए वावसाने, अवसान में जलों को चर होता है, तो चर होगा, तो दकार को प्रथम अक्षर हो जाएगा तकार, तो पहला जी रूप बनेगा उपानत, और दूसरा तो जब ये नहीं लगेगा तो पिछला वाला ही रूप सही है, एक बार दूसरा है उपानत। उपानद। जी ठीक है, ये दो रूप बन के जी तैयार हो गए आपके। तो आइए बाकी रूपों को भी हम अब देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि यही आपको लगभग अब करना है। पदांत कहाँ कहाँ है, यहाँ तो सु का लोप हो जाने के कारण इन स्थानों पर पद के अंत में आ जाता है, इसलिए पदांत मान करके यहाँ पर नवोधा की प्रवृत्ति हो जाती है। जी आजादियों में कहीं पर भी वो पदांत नहीं मिल पाता है ना, जी हाँ, पदांत नहीं मिल पाता है, इस कारण से कहीं तो भा संज्ञा के द्वारा बाद है,
इत्यादि इत्यादि। तो वहां पर नहीं होता है नहोधा, लेकिन हलादि विभक्तियों में और अन्यत्र जैसे जो भ्यामादि विभक्तियां हैं, है ना, जी। उन सब जगह क्या हो जाता है, उन सब धा, जगह, धा हो जाएगा। हाँ, वहां पर जरूर हो जाएगा, क्योंकि वहां पर स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने के कारण पूर्व पद प्रकृति की संज्ञा भी हो पद जाएगी। संज्ञा है। तो जी ये बात आप जानते हो, हमेशा से जानते हो, क्योंकि आपने हलंत पुल्लिंग प्रकरण पढ़ ही लिया है। ठीक है, जी जी। तो वो इसमें लगातार ये सब होता रहेगा। आइए बात करते हैं आगे। तो यहाँ के सु में दो रूप बना लेना, उपानत उपानद। इधर सिर्फ उपानह को जितनी भी आजादियां हैं सिर्फ विभक्ति जोड़ना है। तुम बस विभक्ति जोड़ना सीख गए जी, आपको रूपान रूप आ जाएंगे सब, कोई दिक्कत ही नहीं। तो उपानह, उपानह उपानः। संबोधन में हे उपानत, हे उपानद, उपानह, उपानह। जी। द्वितीय आ जाइए, उपानहम, उपानह, उपानह। तृतीया उपानह। और यहाँ पर उपानद भ्याम क्या करना है, उपानह हकार को धत्वम, तो उपानध भ्याम, जस्त्वम। और धकार को जस्त हो जाएगा, जी है ना, जलांध सुनते के कारण। खरीच न लग पाएगा, ना वावसाने लग पाएगा, क्योंकि दोनों की शर्तें नहीं पूरी हो रही, ना तो खरे ना ही इधर अवसान भ्याम पर। जी। तो जलांध सुनते तक ही लगना है। तो उपानद भ्याम, उपानद भी, उपानहे, उपानद भ्याम, उपानद भ्या, उपानह, उपानद भ्याम, उपानद भ्या, उपानह, उपानहो, उपानहाम, उपानहि, उपानहो, उपानहो उपानत्सु। यहाँ उपानत्सु। पर खरीचर लग जाएगा बस। तो जो धकार है, धकार को करना पहले जस्त धकार, मतलब पहले हा को धा धत्वम, और उसको जस्तम तकारा, उसको चरत्वम तकारा, तो उपानत्सु ये रूप बन जाएगा। बात आई ना समझ में। जी। इन शब्दों के विषय में क्या कहना है, तो हम कुछ एक आपको एक स्लाइड दिखाते हैं। ये इतना ही होगा, और बाकी तो ये सब सरल है। ठीक है, आपको ये उपाना शब्द के रूप भी पूरे हो गए। आपको दिक्कत हो इसमें पूछ लेना कहीं पर भी, जब तक आगे तक एक चीज दिखाते हैं। ये है वो जो व्याख्याकार भीमसेन शास्त्री जी ने दिया है, कि इसके कुछ अन्य उदाहरण हैं, जैसे वृत्त का निवृत्त। ये शब्द द्विलिंगी है। निवृत्त शब्द पुल्लिंग में भी प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग में भी प्रयोग होता है। इसका अर्थ होता है जनपद, या कह सकते हो देश। तो यदि निवृत्त यदि तकारांत है, तो आपने हलंत पुल्लिंग में जो तकारांत शब्द पढ़े हैं उनकी तरह चला लेना। ठीक है, हलंत पुल्लिंग में तकारांत कौन पढ़े हैं, कुछ ध्यान है कि नहीं है? जी। कौन पढ़ा है जैसे? महत सब। अच्छा हाँ, महत। बिल्कुल, तकारांतों, बिल्कुल सही आपने कहा। तकारांतों में हमने कई सारे प्रकार पढ़े। ठीक है, उनकी बाकायदा लिस्ट है। कुछ तो अत्यंत वाले तकारांत है, जी। है ना। तो ये निवृत्त वैसा तो नहीं है, क्योंकि तो वृत्त कुबंत से निष्पन्न है। तो जो साधारण तकारांत होगा तदनुसार इसका रूप चल जाएगा। महत उसमें पहला था, बिल्कुल सही बताया। ठीक है, इसमें से खोजना किसकी तरह चलना इसका रूप, तो तब चलाना। यदि आप इसे स्त्रीलिंग समझते हो, है, क्योंकि द्विलिंगी है शब्द, तो ये जब तकारांत स्त्रीलिंग में आएगा तो वहां पर इसका रूप चला देना है। ठीक है जी। अब एक शब्द है दूसरा, वृष, मतलब ये वृष से बना हुआ शब्द है प्रावृष। है, प्रावृष का मतलब होता है वर्षा ऋतु, वर्षा काल। तो जी। हाँ, तो यहाँ शकारांत आएगा ना शब्द आगे, यहाँ स्त्रीलिंग में ही, तो वहां पर चल जाएगा। है, प्रावृट, प्राविट, प्राविश, प्राविश इत्यादि जो रूप चलते हैं वो हम आगे चला लेंगे। तो ठीक है, चिंता ना करिए। उसके बाद तीसरे नंबर पर व्यर्थ से बनाया था हृदयावृत। तो ये त्रिलिंगी है, चाहे तो आप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, पुंसलिंग चला सकते हो। तो पुल्लिंग में चलाना है तो तकारांतों में जाके चला लेना, स्त्रीलिंग के लिए आगे चल बताएंगे। और रुच, रुच में नीरुच बनता है, ये भी त्रिलिंगी शब्द है, चला सकते हैं तीनों लिंगों में। रीतिशा त्रिलिंगी है। और परितत, मतलब इसमें शब्द पड़ेगा ज्यादातर त्रिलिंगी है। केवल इस एक शब्द को यदि छोड़ दिया जाए, प्रावृष शब्द को, यही सिर्फ मात्र स्त्रीलिंग है, बाकी तो वृत्त भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो जो मैंने आपसे कहा था
स्त्रीलिंग में बस यही एक थोड़ा दिक्कत आती है, सभी को आती है, क्योंकि उतना सारे शब्दकोश हमारे पास है नहीं कि कौन सा शब्द किस लिंग में चलेगा, है ना। उसकी लिंग पहचानना थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि तो वो हम कोश के माध्यम से समझ सकते हैं। और कैसे, और आपको आपको आपके ज्ञान के लिए बता दें कि आजकल ऐप भी आ गए हैं, जैसे वाचस्पत्यम का ऐप है, शब्दकल्पद्रुम का ऐप है। ये ऐप निकाले हैं मदन मोहन झा जी ने, लेकिन उससे भी पूर्व एक ऐप संस्कृत नाम से, जिस पर वो डमरू वाला सिंबल बना हुआ है, वो गुजरात से प्रकाशित किया है, स्वामी नारायण जो संस्था है उससे। तो वहां पर भी जाकर के हम ये देख सकते हैं कि कौन शब्द क्या लिंग है। वो हर शब्द, हर के लिंग भी बताता है कि अमुक शब्द इस लिंग में प्रयोग होता है। तो जब आपको संशय हो किसी भी शब्द का कि लिंग क्या है, तो एक बार वहां पे भी चेक कर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपका अगला शब्द है, ये है उष्णी है शब्द है आपका। ठीक है, जी उष्णी शब्द की प्रक्रिया अतीव सरल है। सबसे पहले आप ये समझिए कि आपका जो उष्णीय शब्द है ये क्विन प्रत्यय से निपातित हुआ है। ठीक है ना। जी उष्णीय शब्द का अर्थ क्या होता है, तो व्याख्याकार लिखते हैं कि एक छंदो विशेष, एक ये छंद विशेष। जी गायत्री उष्णिक आपने तो पढ़ा ही है श्याम सुंदर जी। जी जी तो इसके क्या रूप कैसे चलेंगे, ये शब्द क्विन्नंत है, तो मूल में वरदराचार्य जी लिखते हैं कि क्विन्नंतत्वात् कुत्वे नघ। ये शब्द क्विन्नंत है, क्विन्नंत होने के कारण यहाँ पर क्विन प्रत्यय से कु लग जाए। कहने का मतलब क्या है कि ऐसी स्थिति होगी श्याम जी, उष्णी स सकार का लोप कर देना, ओढ़ से जी यहाँ पर भी ढत्व प्राप्त होगा, जी लेकिन क्विन प्रत्यय से कु बाधक है, जी बाध देगा। तो हकार को क्या करेगा, कुत्व करना है उसे, लेकिन वो जी कुत्व करे किसको, तो हकार को, लेकिन क्या कुत्व करे, ये प्रश्न है। जी जी तो कह रहे हकार का उच्चारण स्थान कंठ है, और क ख ग घ घ का जी इन सबका ही कंठ है, जी तो कौन सा करे। तो भैया केवल स्थान से निर्णय नहीं चल पाया। ठीक है, जी आभ्यंतर प्रयत्न देखोगे तो हकार का अभ्यंतर प्रयत्न क्या है जी, संवरणादु आप तो बाह्य प्रयत्न बता रहे हो, मैं आभ्यंतर प्रयत्न अच्छा पूछ अच्छा 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 रहा हूं। ऊष्माण ऊष्माण अरे उसमें तो उसकी संज्ञा है। आपको एक मिनट बताता हूँ, एक मिनट बताता हूँ रुकिए। हाँ, हाँ। ईसद विव्रत अरे वाह वाह, गजब गजब। देखो अब पिछला भी कभी कभार पूछ लेना चाहिए ना, कि कभी कभार नींद क्या है ना, सही पूछ कि लिया, नींद आ रही थी। हमारा रिवीजन इससे हो जाता है। ये दरअसल क्या है ना, विद्या हमेशा अभ्यास की चीज है। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि विद्या योगेन रक्षति, विद्या की रक्षा योग से होती है। योग का मतलब होता है अभ्यास। तो इसे आप बिल्कुल लगातार करते रहिए, इसके इसके विषय में पूछते रहिए, बताते रहिए, सीखते रहिए। ये तो जो है अपार संसार है जी। जी जी ठीक है, जी और एक ही मात्र इसका समाधान है। ये मत समझना कि कोई, और आप बिल्कुल निराश नहीं होना कि भाई कोई बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, आप सोचो अरे ये तो बुद्धिमान है, ये तो मेरे से आगे निकल जाएगा, मैं क्या करूं। आप बिल्कुल निराश नहीं हो। आपकी शक्तियां एक अलग प्रकार की शक्ति हैं जो कि आप में ही निहित हैं। कोई व्यक्ति को देर से याद होता है लेकिन स्थिर ज्यादा रहता है, ये भी एक अलग प्रकार की शक्ति है। ठीक है, जी तो ये मत कभी सोचना कि इस विद्या के विषय में तो नहीं कहना है कि जो जल्दी याद करेगा वही सक्सेस होगा। नो नो नो, यहाँ तो स्लो लर्नर भी सक्सेस। ठीक है, हाँ, अभ्यास और इसमें उम्र का कोई वो नहीं, बस आपके मन में उमंग होनी चाहिए कि मुझे अब ये सीखना है, समझना है। बस सीखना समझना स्टार्ट हो जाओगे तभी से। इसके लिए कोई उम्र का फाउंडेशन नहीं करे, तू तब नहीं समझ पाया तो अब क्या समझेगा बेटा, कैसे नहीं समझना चाहिए। ठीक है। तो ये चीज हमेशा आपकी जिज्ञासा पर है, आपकी लगन पर निर्भर करती है, वो आप तभी सीखना स्टार्ट कर देते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हकार का जो अभ्यंतर प्रयत्न है वो ईषद विपरीत है इनके अनुसार, वरदराजाचार्य जी के अनुसार। ठीक है, सिद्धांत कौमुदीकार का कुछ अलग मत है, उसे हम यहाँ पर चर्चा भी नहीं करना है। तो
अच्छा, लेकिन इससे भी कुछ निर्णय नहीं होना, क्योंकि हकार का ईसद विपरीत है और ये घकार का क्या है, आभ्यंतर प्रयत घ। घा का है विब्रत। हाँ, अरे नहीं बाकी नहीं नहीं, लोग भी विब्रत बता नहीं दिया है। करो, बाकी लोग चाय पीने, भोजन बनाने, खाने में व्यस्त रहते हो, हैं, बताया करो झट से तुरंत। यहाँ पर जितने आप अलर्ट, मैं पहले ही कह चुका हूं कि जो स्पष्ट जिस है। भाव से इस लघु सिद्धांत कौमुदी के पाठ को पढ़ेगा, उसे उसी भाव के अनुसार वैसा ही और उतना ही है फल प्राप्त होगा। यह समाज चे न चे था चे था चे अच्छा, वैसा ही फल प्राप्त होना है। ठीक है, जी। हाँ चलो। तो इसका स्पष्ट क्या होगा। बताया, स्पृष्ट बताया, ठीक है। तो इससे कोई काम नहीं चलना है। यदि हम बाह्य प्रयत्न भी मिलाते हैं तो बाह्य प्रयत्नों में हकार का क्या है, संवार, नाद, संवरनाद घोष घोष। और महाप्राण है ना। महाप्राण। हाँ, महाप्राण है, वेरी गुड। और घ क्या है, घा। घकार का क्या है भैया, एक मिनट। बताओ जी, कोई भी बताओ। महाप्राण। हाँ, महाप्राण तो है, और टोटल बताओ उसके सभी चीज। संवारनाद घोषाः। हाँ, शंबारनाद घोष महाप्राण, वो भी है वही। तो बस इसी से काम चल जाएगा। हमने थोड़ा यहाँ पर अंतरतम परीक्षा कर ली, इसी को कहते हैं व्याकरण की भाषा में अंतरतम परीक्षा कर लेना। तो हकार को घकार हो गया, ठीक है। जी। चलो, ह को घ हो गया। तो आप ये देख रहे हो, देखो आपने हकार को क्या क्या पढ़ लिया। ये हकार विचित्र प्राणी है, कभी इस हा को ढ हो जाता है, और एक कुत्त हो गया, वे घ हो गया। कभी इस हा को दादिर धातु घ से, वो भी घा करता है, ठीक है, लेकिन वो दकार आदि धातुओं को ही करता है मात्र। तो इस हकार के साथ बहुत सारा क्रियाकर्म होता है, आगे चल के और देखते रहना है। कभी इसको ढा भी, ढा तो होता ही है, कभी डकार में बदल जाता है। विभिन्न विभिन्न न्यारे न्यारे रूप इसके। आपको जब हकारांत धातु भी प्रकरण पढ़ोगे ना, धातु प्रकरण में, तो बस वहां पे भी तमाम सूत्र तैयार रहेंगे। कभी जसस तत्व धोधा, कभी ढोढ़े लोपाई, बदल देंगे, उसकी फिदा बदल देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाकार को कर लिया घा, कुत तो कर लिया आपने उष्ण घ। और आगे क्या करना है, वही झलन सुनते लगाना है, प्रत्यंत में झलों को जस, झल में गकार आता है, यस आता है, जस करना है। जस क्या होगा, तो घकार का है कंठ, घ कंठ। जी। और जस करना है तो ज ब ग, ये तो है ना जस, तो गकार कर देना है, तो गकार का ही कंठ स्थान है साथ। जी। तो स्थिति हो जाएगी उष्णिग, क्या हो जाएगी, उष्णिग। उष्णिग। अब आगे तो कुछ भी नहीं, तो वापस आने लगा देना है, चर्त कर देना है। तो चर्त में प्रथम वर्ण उष्णिक और उष्णिक। जी। और जो व्यक्ति ये जस्त्व, चरत्व, ये घत्वत्व करना जानता है ना, वो समझ लीजिए सही डर्रे पे चल रहा है। जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है अभी हम जो बता रहे हैं ये सभी, और ये हलंत पुल्लिंग से ही बताना स्टार्ट कर दिया है। और हलंत पुल्लिंग क्या कहें, हल, वो हल संधि से ही बताना प्रारंभ कर दिया है। जिनको ये समझ में नहीं आएगा, उनके उनके पास कोई चारा नहीं होगा, वो तो रूप ही रूप रटेंगे सिर्फ। अब वो बना नहीं सकते कभी भी किसी भी शब्द को लेकर के। अतः हम चाहते हैं कि आप इसको हृदयंगम कर लें, संधि के कार्य को। क्यों, पहले ही कह चुके हैं, जो संधि जानता है वो व्याकरण जानता है, संधि नहीं जानता वो व्याकरण नहीं जानता। और हम आपको ये रटा नहीं रहे, ये आपको सिखा रहे हैं कि आप कैसे बना सकते हो, तनक से नियमों को स्मरण में रख करके, अपनी स्मृति में रख करके। ठीक है, जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका उष्णिक उष्णिक। ये रूप चला लीजिए, कुछ भी नहीं है, तो ऐसे रूप चलेंगे इसके, उष्णिक उष्णिक। और आगे आप जानते ही उष्णी है शब्द है, हकारांत है, जोड़ते जाइए खटाखट, उष्णी है उष्णी, हाँ। और हे उष्णिक, हे उष्णिक, हे उष्णी है, हे उष्णी। चलो आप में से किसी से बुलवा लेते हैं, ठीक है, बहुत दिन हो गए हैं हमें यहाँ बोलते बोलते ना, थक गए हैं। अब आप में से ही छापते हैं और वो इन रूपों का उच्चारण करें। चलिए, तो ज्योति शर्मा जी, आप इन रूपों को बोलिए जो जो लिखे हैं, यदि आप हमारी आवाज को सुन रही हो, किसी कार्यांतर में व्यस्त ना हो तो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप कार्यांतर में व्यस्त है, खैर कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। कार्यांतर में भले ही व्यस्त रहो, लेकिन पाठ सुनते रहो,
जिस भाव से भजोगे उसी भाव से फल पाओगे, ये भी ध्यान रखना। आगे चलते हैं जी। हम आज बात करते हैं इनसे, सुभा जी से, सुभा मलैया जी। जी नमो नमः। नमो नमः। और आप ठीक है ना? जी जी। तो आप एक मोबाइल को थोड़ा सा उस पर लगा दीजिए म्यूट पर, और दूसरे मोबाइल एक को खुले रखिए, उससे आपको ये शब्दों का उच्चारण करिए जो हमें अच्छा। उष्णिम शब्द के रूप चला रहे हैं। बिल्कुल जी। 1 मिनट मैं म्यूट करती हूँ उसको। जी जी। हाँ दूसरा तो म्यूट है। अभी भी हो रही है साउंडिंग, क्या वो आपके अधिक पास रखा है, मुझे लगता है। हाँ तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपके ऊपर वहां एक उसका ऑप्शन आता है म्यूट माइक। बटन है। हाँ, एक तो म्यूट है, म्यूट वाला नीचे आता है, और ऊपर एक हाँ आता है वॉल्यूम वाला, उससे उसका वॉल्यूम ऑफ कर देना। हाँ कर दिया। उस वॉल्यूम को ऑफ कर देंगे, फिर इको नहीं होगा क्योंकि उसका वॉल्यूम बंद हो जाएगा। हाँ कर दिया मैंने। बिल्कुल। या फिर हाँ उसको दूर रखें तो भी काम चलेगा। ठीक है। हाँ। जी जी बोलिए। एक वचन नहीं, प्रथमा एक वचन उष्णिक उष्णिग, प्रथमा द्विवचन उष्णिहौ, प्रथमा बहुवचन उष्णिह। आप रूप बोलते जाइए, द्विवचन बहुवचन नहीं बोलिए, नहीं अच्छा। तो बहुत अच्छा। वही हो जाएगा। जी जी। हे उष्णिक, हे उष्णिग, हाँ, हे उष्णिहौ, हाँ, हे उष्णिगः, हाँ, उष्णिहम्, उष्णिहौ, उष्णिह, उष्णिहा, उष्णिभ्याम, उष्णिभिः, सॉरी उष्णिग्भिः, उष्णिक भी। जी जी। उष्णिहे, उष्णिग्भ्याम, उष्णिग्भ्यः, जी। उष्णिगः, उष्णिहः, हाँ, उष्णिग्भ्याम, उष्णिग्भ्यः, जी। उष्णिह, हाँ, उष्णिहो, हाँ, उष्णिहाम, हाँ, उष्णिहि, हाँ, उष्णिहो, उष्णिक्षु, सॉरी जय जी। उष्णिक्षु। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो ये प्रक्रिया समझ लेना है आपको कि यहाँ पर उष्णिक भ्याम में केवल आपको हकार को कुत्त करना है, और जी। जस तो कर लेना है, और चर तो कहाँ करना है, उष्णिक षु में आपको हकार को घकार, और उसको चर तो ककार, और क, और आगे है आपका जो सु विभक्ति का स, उसको मूर्धन्य शकार, और क स संयोगे क्ष, तो उष्णिक क्षु ये रूप बन जाएगा। इस प्रकार की रूपों की प्रक्रिया हम हलंत पुल्लिंग में काफी बार बता चुके हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कर सकते हैं? हाँ बताइए। ये उष्णिक्षु थोड़ा अलग हुआ है रूप, तो हाँ हाँ। वो क्यों होता है इस प्रकार? अच्छा, वो मैं अभी दरअसल उसको आपको बोल के बता दिया कि ऐसा क्यों होता है। चलिए मैं उसको लिख भी देता हूँ। जी जी। चलो जी, व्हाइट बोर्ड प्रकट हो जाओ। चलो, ये ऐसे होता है, इसको हम कई बार कथा कह चुके हैं। स्थिति ये रहती है आपकी, उष्णीह ये अकारांत शब्द है, और ये सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है सु। ठीक है। और हमें क्या करना है, सबसे पहले तो कुत्त करना है, हकार को गकार, क्योंकि ये यहाँ भी पदांत है, क्योंकि हलादी विभक्ति है ये। ठीक है। तो हा को घ कर लिया, स्थिति हो जाएगी उष्णी, हकार को घ, उष्णी घ। घ किससे हुआ है, कुन प्रत्यय से कु, ध्यान रखना, ये कुत्त हुआ है। स्थिति हो जाएगी उष्णी घ सु। अब आपको झलाम जसुनते लगा देना है। झलाम जसुनते जब आपने लगाया तो ये घ है, घ किस में बदल जाएगा, ग। अभी तो किया है ना आपने, अभी आपने जस्ट संधि की है ऊपर, तो उष्णी ग सु, यहाँ उष्णी को लिख लेना यथावत, उष्णी ग सु। अब ये सु का स खर परे है, तो एक सूत्र है खरीचर, खर परे रहते झलों को चर हो जाता है, तो इस ग के स्थान में हो जाएगा क। तो हमारी स्थिति क्या बन जाएगी, स्थिति बन जाएगी उष्णी क ग्रे सु। अब क्या करना है,
इण और कवर्ग से परे अपदांत आदेश के शकार को अथवा प्रत्यय के अवयव सकार को मूर्धन्य होता है। तो एक कवर्ग से परे प्रत्यय का अवयव सकार है, इसको हो जाएगा मूर्धन्य। ये मैंने किस सूत्र का अर्थ बोल दिया है आपसे, ये कौन सा नियम बोल दिया है? आदेश प्रत्यय बोल दिया है, जो राम शब्द में पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ कवर्ग से परे है तो ये हो जाएगा, और इस क के और इस सा के संयोग से क्या हो जाता है? क्ष बन जाता है, ये वाला क्ष, उस पर ऊ की मात्रा जोड़ दीजिए, रोशनी को यथार्थ, तो आपका क्या रूप बन जाएगा? उष्णिक्षु बन गया ना? क्या रूप बन गया आपका ये? उष्णिक्षु। ठीक है ना? जी ऐसे करके आपका प्रक्रिया आ गई समझ में पूरी आपको। अब तो आपको ये रूप अलग नहीं लगता है ना? अभी तो कठिन है, पहली बार देख सुन रहे हैं। नहीं, पहली बार नहीं, ये तो हम कई जगह बना चुके हैं। हम हलंत पुल्लिंग में कई दफे बना चुके हैं, कई दफे। ठीक है? हाँ, लेकिन नए शब्द होते हैं तो वो समझ में नहीं आते जल्दी। बिल्कुल, इनको पूर्व में, इसीलिए तो हम यहाँ उन्हें अब लिखते भी नहीं है, क्योंकि पूर्व में बता चुके हैं। केवल सुविभक्ति का एक जगह कई रूप लिखा बस, क्योंकि इसमें हालांकि ये भी पूर्वत है। लघु सिद्धांत कौमुदीकार तो कुछ नहीं करते, वो तो केवल इतना इतना लिख के चले जाती है बस, क्योंकि ऐसी प्रक्रिया पूर्व में कथित हो चुकी है। तो इसके लिए हमें वैसे ही बना। अरे आपने जब दुह शब्द पढ़ा था, उसका धुक्षु पढ़ा था, रूप ध्यान हो, शुरुआत में ही हकारांतों में पुल्लिंग की, है ना? दुख दुख दुआ दुआ और धुक्षु राष्ट्र में बनाया था। तो ऐसे कई सारे शब्द हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। ये जितने भी हकारांत शब्द थे इस स्त्रीलिंग के अंतर्गत यही थे, तो हमने पढ़ लिए बस। अब आगे एक वकारांत पढ़ेंगे और धीरे धीरे इसको भी हम लगभग 4 वीडियो में समेट देंगे लगभग, है? एक चीज पूछना चाह रही थी। हाँ बताइए। ये जो उष्णिक छंद होता है उसी का है क्या? वही शब्द है कि वही कुछ वही इसका है, अर्थ अलग होगा? यस यस, बिल्कुल वही है। ये भी बात हमने शुरू में बताई थी कि उसी छंद का वाच्य। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ राजमणि उपाध्याय जी। नमो नमो प्रता सूर्य। नमो नमो। और आप कैसे हो, कहाँ पर हो? बढ़िया हूँ जी, घर पे हूँ। अच्छा चलिए, और बताइए क्या एक कहना चाहते वो एक जिज्ञासा है कि उष्णी में जो हा है उसको क्विन प्रत्यय से कु से कुत्व कर दिया, तो कुत्व में हा ही प्रॉपर करेंगे कि कुत्व कहने से वो का ख ग घ ग का बोध होगा? बिल्कुल। कुत्तो देखो, हम जब कु कहते हैं ना, तो कुचु टुतुपु एते उदिता, ये उदित है, तो कु कहने से पूरे वर्ग का बोध होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा अकु विसर्जनीय नाम कंठा, कु कु मतलब पूरे कवर्ग का कंठ है। इचु ये सा नाम तालु, चू चू मतलब पूरा चवर्ग इनका तालु है, पढ़े हो ना? जी तो जी। ऐसे ही जब हम कह रहे हैं कि कुत्त कर दो, तो कुत्त का मतलब है क ख ग घ ng में से जो यथा योग्य हो उसके मिला लो। आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न यथावत, या उच्चारण स्थान ही तक आवश्यकता है तो वही मिलाओ और कर। ठीक है ना? चलो, बहुत ही उत्तम प्रश्न है आपका। ऐसे ही प्रश्न पूछते थोड़ा हुए सा चलिए। अब आप इसमें लोगों ने एक चीज मैं समझ नहीं पाया हूँ, वो आप बता रहे थे। जी जी। वो जो हा को हमने घा किया, तो हाँ आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न मिलाया था अभी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा इसको एक बार कृपा करके समझा देते। बिल्कुल। आपसे ही प्रारंभ करते हैं। हकार का उच्चारण स्थान क्या है? अकु अभिसर्जनीयानम कंठा। कंठा। जी। अच्छा, जब हम इसके स्थान पर कुत्त करना चाहेंगे तो कुत्त का पांचों मतलब आएंगे। क्या होता है? क ख ग घ ng होता है। जी जी, पांचों आ जाएंगे। तो इन पांचों में से कौन करेंगे? सबका कंठ उच्चारण स्थान है, बात बन जी नहीं पाएगी। जी जी, नहीं बन पाएगी ना? नहीं बन पाएगी बात। अच्छा, तो हमें हकार के स्थान पर कुत्त करना है, तो हमें कोई हकार के जैसा ही ढूंढना पड़ेगा, हकार के सदृश। जी। तो पहले चेक करो जी, हकार तुम हो कैसे? तो हकार कहता है जी मैं कैसा हूं कि मैं संबार नाद घोष और भाषा महाप्राण। संवारनाथ घोषा। हसा संबार नाद घोषा से आया है ना? जी 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 जी।
तो वो कहेगा मैं शंबार नाद घोष और महाप्राण वाला, ऐसा ही मुझे कोई चाहिए। तो आप खोजोगे क ख ग घ में, तो जो आप में सबको मिला करके देख लीजिए, ऐसी हम प्रक्रिया एक बार उत्थानम उत्तम्भनम में कराए। उत्थानम और उत्तम्भनम में ध्यान हो, तो ये सब मिला मिलू के सब संधियों के कार्य हैं। तो अब जो यथा योग्य मिलेगा वो घ मिलेगा कि जो संबार नाद घोष और महाप्रयत्न वाला है, वो महायत्न अर्थात महाप्राण वाला। हाँ हाँ, महाप्राण वाला है। ठीक है जी जी, मिल जाएगा ना? जी जी, तो बस यही है। तो इसलिए वो हा को घा इसी कारण से होगा। गुत्त करेंगे तो हा को क्या हो जाएगा? हा को घा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। फिर घा को जा हो जाएगा। घा को क्या होगा यदि हम जस्त करेंगे? तो झलों को जस होता है, तो ग होगा, क्योंकि कंठोच्चारण स्थान है, इसलिए ज मत करना, जब तालु है। ठीक है, गा करो, गा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है राजमणि जी। और जी, जिसी में थोड़ी सी समस्या। हाँ बिल्कुल, वावस आने से यदि चर्त करेंगे तो उसमें ग, अब ग आप कर चुके हो, तो ग को क्या हो जाएगा? चर्त चाट का हो जाएगा। क है ना, जो कि क का उच्चारण कंठ है। उष्णिक और उष्णिक दो रूप बनेंगे, इसलिए दो रूप बनेंगे क्योंकि चर्त विकल्प है। चर्त हमेशा नित्य नहीं है, चर्त विकल्प है वापस आने वाला। ठीक है जी जी। चलिए, आज आपने कृतार्थ कर दिया हमें ये प्रश्न पूछ के, क्योंकि अब तो हमसे कोई पूछता ही नहीं है जी, बिल्कुल। वही नहीं, मैं आ गया हूँ पूछने के लिए। चलिए, आप जब पूछते रहेंगे ना, तो इससे ये होता रहेगा कि हाँ, आप प्रॉपर समझते रहेंगे। पूछने का मतलब है आप कोशिश कर रहे हो, आप उससे लड़ रहे हो शब्द से कि तू मुझको आ क्यों नहीं रहा है, मैं तुझे सीखना चाहता हूँ। ठीक है जी जी। आज पता है कैसा लग रहा है? जैसे जब गांव में रहते थे, 8वें या 9वें पढ़ते थे, रामलीला होती थी हमारे यहाँ। अच्छा। तो पात्र जब मंचन करते हैं ना, युद्ध वाला जब सीन आता है, तो बोले आ भाई हम तेरे से द्वंद्व युद्ध करेंगे आज। दरअसल ये मंचन, ये जो है ना, अभिनय करना पड़ता है व्याकरण के साथ, मन लगाने के लिए। नहीं तो क्या होता है ना, व्याकरण एक ऐसा विषय है जिससे लोग कोसों दूर भागते हैं। तो हमें चाहते हैं कि इसमें यह अभिनय, कुछ आपके बोलने के क्रियाकलाप, ये सब चलते रहे। क्यों जी? मतलब पढ़ाई बोझ न लगे, बिल्कुल भी ऐसा लगे कि सहज क्रिया हो रही है, बस इस कारण से। तो ये सब आवश्यक है। बहुत आवश्यक है। तो आज हम ये हकारांत शब्दों का समापन हो गया है, यहीं तक रखते हैं। इससे आगे की प्रक्रिया में अब अगले आने वाले दिनों में कहते रहेंगे। ठीक है, अभी बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है। हलंत के बाद हलंत स्त्रीलिंग भी वही, वो हलंत स्त्रीलिंग के बाद हलंत नपुंसकलिंग भी वही, 4 दिन के मेहमान है ये सब। ठीक है जी जी, 8 वीडियो में सब हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल हो जाए। तो समापन करें फिर जी। चलिए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। हर नमो नमः महोदय।